नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल। और दोस्तों, हमारी एक पहली क्लास हो चुकी है जो पीएससी पेट, सुपर टेट और जितने भी टीचिंग एग्जाम है उसके रिगार्डिंग हो रही है। तो दोस्तों, हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं और हफ्ते के लास्ट दिन हम केवल क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। बाकी हम चैप्टर वाइज हिस्ट्री क्लास लेते रहेंगे दोस्तों। इसी तरह उसी के क्रम में आगे बढ़ाते हुए हम कल ऋग्वेद पढ़ चुके थे, आज बाकी के वेदों के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए तो दोस्तों देखिए, यजुर्वेद, एक मिनट दोस्तों, पेन ले लेता हूं, थोड़ा कलर चेंज कर लिया जाए। हिस्ट्री प्रागैतिहासिक काल चैप्टर हम कल पहले क्लास में जो हमारे बच्चे नहीं देख पाए पहली क्लास, उसमें हमने बताया था कि कि काल कितने प्रकार, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, वे काल जिसके बारे में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हो, पूरा पाषाण काल है। किसमें कौन सी खोजें हुई, जैसे गेहूँ खोज कब हुई थी, नव पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार कब हुआ था, नव पाषाण काल में। आग का आविष्कार कब हुआ, नव पाषाण काल में। तो दोस्तों, जितने भी इस तरह के क्वेश्चन बन सकते थे उस पहले चैप्टर से, वो सारे हमने पढ़े। तो आज देखते हैं यजुर्वेद। यह वेद, वेद नहीं है दोस्तों, ये वेद है। यह वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है कि वेदों में कौन सा ऐसा वेद है जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में हो सकती है। जिसमें जो मतलब पद्य मतलब जो गा के बोला जाए पद्य है, जो लिखा जाए वो गद्य है। दोस्तों, कौन है वो? तो यजुर्वेद है। और इसके दो भाग हैं। यजुर्वेद कौन कौन से कितने भाग हैं दोस्तों? दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो क्वेश्चन समझ जाएगा दोस्तों कि यजुर्वेद को गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है और यह दो भागों में बांटा गया है, इसे कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में। नेक्स्ट चलते हैं सामवेद। जैसे पता चल रहा है दोस्तों, सामवेद में संगीत की जानकारी मिलती है। तो पूछा जाए दोस्तों, संगीत की सबसे प्राचीन पुस्तक, संगीत की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन है? तो दोस्तों कौन है? सामवेद। संगीत की सबसे प्राचीन पुस्तक सामवेद। तंत्र मंत्र की सबसे प्राचीन पुस्तक अथर्ववेद। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखिए, तो सामवेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे संगीत का जनक कहा जाता है। इसलिए इसे संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद में कुल 1549 माने 1549 रचनाएं हैं, जिसमें केवल 78 ही नहीं है और शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। अर्थात सामवेद में 1549 रचनाएं हैं, जिसमें केवल 78 यानी 78 ही नई रचनाएं हैं, बाकी एज इट इज ऋग्वेद से ले ली गई हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि सामवेद में कितनी रचनाएं नई हैं और कितने ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो दो क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। तो कितने नई हैं? 78 नई हैं, और बाकी जितने बचे 78 से माइनस कर दीजिए, तो बाकी किस में से ले ली गई हैं दोस्तों? ऋग्वेद से ले ली गई हैं। फिर से दोस्तों देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों का संकलित मिश्रण है। यह दो भागों में बटा है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद सबसे प्राचीन पुस्तक है संगीत की, इसलिए संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद में टोटल 1549 रचनाएं हैं, जिसमें 78 ऋग्वेद की हैं, और 78 नहीं है, और बाकी शेष रचनाएं ऋग्वेद से ली गई हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अथर्ववेद। यह सबसे बाद में लिखा गया, अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया। इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। पूछ सकता है दोस्तों कि आधुनिक वेद किसे कहते हैं? कौन सा वेद है जो आधुनिक वेद कहलाता है? तो अथर्ववेद है। इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा प्रेम का उल्लेख है। तो पूछ सकता है दोस्तों, जादू टोना, तंत्र मंत्र की से संबंधित वेद कौन सा है? मैचिंग में दे सकता है। तो कौन सा है दोस्तों? अथर्ववेद। संगीत के लिए सामवेद, पूजा पाठ के लिए यजुर्वेद, ऋग्वेद में सूक्तियां हैं। तो दोस्तों क्या है? तो अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं, पिप्लाद और शौनक। ये भी है दोस्तों, पिप्लाद, अथर्ववेद की दो शाखाएं कौन कौन सी हैं? पिप्लाद और शौनक। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ब्रह्मवेद किसे कहा जाता है? अथर्ववेद को कहा जाता है। इसमें यह बताया गया है कि सभा और समति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। ये दोस्तों पिछली बार भी पूछा था, ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें यह बताया गया है कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। कंफर्म है दोस्तों? चलिए और देख लेते हैं। कोशिश यही कर रहा हूं दोस्तों कि क्लास में ही आपके दिमाग में बैठ जाए सारे क्वेश्चन।
अर्थवेद, यह वेद सबसे बाद में लिखा गया। इसे आधुनिक वेद भी कहा जाता है। जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, प्रेम, विवाह आदि से संबंधित वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद के दो भाग हैं, पिपलाद और शौनक। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसमें अभी बताया गया है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं। नेक्स्ट है वेदांग। एक तो दोस्तों हो गया वेद, तो वेद कितने हो गए? 4। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके बाद होता है वेदांग, मतलब वेदों से जो निकले हैं, तो वो कितने, उसकी संख्या कितनी है दोस्तों? 6। 18 पुराणों की संख्या है, तो वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6। कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, वेद अलग है, वेदांग अलग है। वेद के ही अंग है वेदांग, तो कितने हैं? 6 हैं। वेद कितने हैं? 4। कौन कौन है वेदांग दोस्तों? तो शिक्षा है, ज्योतिषी है, व्याकरण है, कल्प है, निरुक्त है और छंद है। कौन कौन है दोस्तों? शिक्षा, ज्योतिषी, व्याकरण, कल्प, निरुक्त और छंद। पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? 16। पुराणों की कितनी संख्या है दोस्तों? 16 पुराण हैं। कौन कौन? पुराणों के रचयिता कौन, किसको कहे जाते हैं? लोमहर्ष को पुराणों का रचयिता माना जाता है। पुराणों का रचयिता कौन है दोस्तों? लोमहर्ष। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है दोस्तों? मत्स्य पुराण। भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में है, जब मत्स्य अवतार उन्होंने लिया था। तो पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष। और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। यहां तक समझ में आया दोस्तों? अगला देखते हैं, वर्तमान उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। मतलब जो पुराण इस समय, जो 16 पुराण है, वो उसका एरा कब का है? गुप्त काल के टाइम का है। मतलब समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त जो है उसी के एरा के आसपास का पुराणों की रचना हुई थी। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। विष्णु पुराण मौर्य वंश के समय लिखा गया था, लग रहा है। मत्स्य पुराण का सातवाहन वंश से तथा वायु पुराण का गुप्त वंश से है। मत्स्य पुराण कब लिखा गया था? सातवाहन का, सबसे लास्ट में सातवाहन आए थे, जिसने सीसा के सिक्के, चांदी के सिक्के में बहुत काम किया था, जिसमें सातवाहन में ही आपके सबसे अच्छे शासक हुए। गौतमीपुत्र सतकर्णी आदि सब महान शासक सातवाहन वंश में ही हुए थे। दक्षिण का है आंध्र प्रदेश की ये शासक थे, राज्य था ये, वहाँ उस समय की बात कर रहा है। तो उस समय कौन सा पुराण हुआ था दोस्तों? मत्स्य पुराण। और तथा वायु पुराण का गुप्त वंश है। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त सबको पता ही है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता था, चंद्रगुप्त सबसे महान शासक। तो दोस्तों फिर से बात देखते हैं, वेदांग की कुल संख्या कितनी है? 6। कंफ्यूज नहीं होना है, वेदों की संख्या 4 होती है, वेदांग 6 है। शिक्षा, ज्योतिषी, व्याकरण, कल्प, निरुक्त और छंद। पुराणों की संख्या कितनी है? 16। और सबसे प्राचीन पुराण पूछे तो कौन सा है? मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष। कौन है दोस्तों? लोमहर्ष। पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। वर्तमान उपलब्ध पुराण कब के आसपास के हैं? तो गुप्त काल के आसपास के हैं। विष्णु पुराण का संबंध पूछ ले किससे है? तो मौर्य वंश से है। मौर्य वंश मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान शासक हुए। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक हो गया, जिसके मौर्य वंश के पढ़ाऊंगा, सब आपको जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। मत्स्य पुराण का सातवाहन वंश से तथा वायु पुराण का गुप्त वंश से है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अब वो देख लेते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? 1 मिनट इंक बदल लेता हूं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों? चाणक्य। चाणक्य पता है कौन है दोस्तों? तो ये वही चाणक्य जो घरानंद के राज्य में जाकर उनकी घरानंद उनका अपमान कर देता है। तो उन्होंने पूरे सभा में के सामने अपने शिखा को खोलकर कहा था कि जब तक मैं तुम्हारा समूल नाश नहीं कर देता तब तक मैं शिखा को नहीं बांधूंगा। और तक्षशिला के छात्र भी रहे। तक्षशिला के एक कुलपति भी हुए जिसने अर्थशास्त्र लिखा। इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। इनसे बड़ा कोई अर्थशास्त्री नहीं हुआ। ये चंद्रगुप्त मौर्य को मात्र 16 वर्ष की आयु में उसे राजगद्दी पर, मगध की राजगद्दी पर बैठाते हैं और घरानंद से उसका युद्ध करवाते हैं और घरानंद का राज्य ही खत्म करते हैं, इतिहास से नाम ही खत्म कर देते हैं। फिर वही चाणक्य हैं जो सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह किससे करता है? चंद्रगुप्त मौर्य से करता है। और चंद्रगुप्त मौर्य वही है जो बाद में भद्रबाहु के साथ जैन धर्म अपना लेता है और संलेखना पद्धति से अपने प्राण का त्याग कर देता है। ये सब पढ़ाऊंगा दोस्तों, बड़े आराम से, बड़े इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊंगा ताकि आप लोग कहानी की तरह आपको याद हो जाए सारी चीज़ें। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। इसके 2 अन्य नाम है। इसके 2 अन्य नाम कौन कौन से दोस्तों? तो विष्णुगुप्त भी बोला जाता है और कौटिल्य भी बोला जाता
है। इसके बारे में एक बात बता देता हूँ दोस्तों। चाणक्य कौन है? जब ये चाणक्य घराने से अपना अपमानित होकर निकल रहा था, तो ऐसे ही यूं ही पैदल चल रहा था, तभी उसने अचानक देखा जमीन पे कीचड़ में पाँव के कुछ निशान। तो जहाँ सबके पाँव के तालू, जो हमारे तालू है उसके नीचे चक्र बनाता है, तो उसने देखा चक्र एकदम सीधा स्पष्ट दिखाई दे रहा था। तो उसने अपने साथ के जो उसके मंत्री था उससे कहा कि किस लड़के का या बालक का पदचिन्ह है, ये बड़ा ही महत्वाकांक्षी और बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। तो उसी पदचिन्ह को फॉलो करते हुए, मैंने उसका पीछा करते हुए जब वो पहुँचे, तो वो एक गड़ेड़िया था, वो जो बकरियाँ वगैरह चरा रहा था, एक लड़के का पदचिन्ह था। तो उसने कहा कि महाराज यही इसी के पदचिन्ह है वो। तो वो कौन था? वही चंद्रगुप्त मौर्य था। फिर उसको बाद में बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी। उसको बाद में फिर वैसे उसको अर्थशास्त्र की विद्या, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र सिखाकर और गद्दी बैठाता है और इतना महान शासक बनाता है। तो दोस्तों, गुरु चाहे तो किसी को भी छोटा से बड़ा और बड़ा से छोटा कर सकता है। चलिए, बहरहाल तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। इसके दो अन्य नाम हैं। इसके दो अन्य नाम कौन कौन से हैं? विष्णुगुप्त और कौटिल्य। अर्थशास्त्र एक राजनीति शास्त्र है, मतलब इसमें राजनीति के बारे में बताया गया है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास, तो दोस्तों मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी है। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? कल्हड़। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये किताब। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हड़। मेगिस्तीनीज ने कौन सी लिखी थी पुस्तक? इंडिका। ये सब याद होने चाहिए। इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास है, मतलब कुंडलवन कश्मीर, जहाँ का राजा कौन था? कनिष्क। और अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि है। तो दोस्तों आपको पता है पाणिनि ने कौन सा पुस्तक लिखा था? अष्टाध्याय। यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? मनु स्मृति है। और इसके लेखक कौन है? मनु। फिर से वह देख लेते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। इसके दो अन्य नाम है, कौन कौन? विष्णुगुप्त और कौटिल्य। अर्थशास्त्र एक राजनीति शास्त्र है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास और की जानकारी है। राजतरंगी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हड़। इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। और एक और एडिशनल जानकारी ले लीजिए, मेगास्थनीज की ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका लिखी थी। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि। ये किस चीज़ की पुस्तक है? तो व्याकरण, संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। सबसे प्राचीन स्मृति कौन है? मनु स्मृति है। इसके लेखक कौन है? मनु। तो उम्मीद है दोस्तों ये हमारा चैप्टर इतिहास से खत्म होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।